हेलो, नमस्कार साथियों। मैं द्विजेंद्र तिवारी खबर आज में एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज ही तेजस्वी यादव को जो कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है उसने मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित कर दिया है। चलिए, बड़ी खुशी की बात है कि तेजस्वी यादव का जो सपना था कि उन्हें अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तरह मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा, तो कांग्रेस ने उनके दबाव में आखिर उनकी बात मान ली। वैसे ये पहले से तय था कि एक बड़ा पार्टनर होने के नाते तेजस्वी यादव यानी आरजेडी को नेतृत्व का मौका मिल सकता है। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि बिहार की जनता किसे चुनती है। नीतीश कुमार को वापस चुनती है, बीजेपी गठबंधन को वापस चुनती है, या आरजेडी को मौका देती है। वैसे बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। अगर आप पूरी लिस्ट देखें पूरे राज्यों की देश के, तो बिहार सबसे गरीब राज्य आज की तारीख में है। वहाँ की प्रति व्यक्ति आय लगभग 32,000 रुपये सालाना है। इसका मतलब ये हुआ कि औसत रूप से बिहार में रहने वाला व्यक्ति 100 रुपये प्रतिदिन से भी कम कमाई करता है, यानी इतनी बुरी हालत है। अब इस बुरी हालत के लिए कौन जिम्मेदार है, कैसे हैं, क्या है, ये दुनिया जानती है कि बिहार में जो जिस तरह से कल्चर है, जिस तरह से जंगल राज है, जिस तरह से वहाँ की संस्कृति है, उससे बिहार को उबरने में बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए कम से कम हमारे जैसे नागरिक तो ये मानते हैं कि जब तक आमूल चूल सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन नहीं होता और वहाँ का नेतृत्व और वहाँ की जनता स्वयं को बदलना नहीं चाहती, तब तक वहाँ कुछ नहीं हो सकता। कुछ आईएएस चुन लेने, कुछ इंजीनियर चुन लेने से कोई राज्य महान नहीं होता। और ये भी फैक्ट है कि जो भी आईएएस आईपीएस बनते हैं बिहार से, या इंजीनियर बनते हैं, वो बिहार में पढ़ाई करके तो नहीं बनते हैं। वो पुणे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, वहाँ कोचिंग क्लासेस अटेंड करते हैं और उसके बाद वो आईएएस आईपीएस या इंजीनियर बनते हैं। इसमें बिहार का कोई योगदान नहीं है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था लगभग चौपट है। कोशिश नीतीश कुमार ने बहुत की है, लेकिन वही सवाल है कि अभी भी अराजकता पूरे राज्य में किसी न किसी रूप में मौजूद रहती है। तो ऐसे में बिहार के लिए यह बहुत कठिन समय है। कोशिश कुछ राजनीतिज्ञ कर रहे हैं, कुछ दल कर रहे हैं, लेकिन ये कितना सफल होंगे बड़ा मुश्किल है कहना। और बिहार का जो बजट है वो 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है, और वहाँ की जो आबादी है वो लगभग 13 लाख है, 13 करोड़ है। तो इस 13 करोड़ आबादी के लिए 3 लाख करोड़ का जो बजट है वैसे भी अपर्याप्त है। और वह तभी संभव है जब राज्य में उद्योग धंधे पनपें, वहाँ बिजनेस का माहौल हो। जब तक बिजनेस और उद्योग धंधों का माहौल नहीं होगा, तब तक बिहार का भला होता हमें दिख नहीं रहा है। चुनाव आते हैं जाते हैं, चुनाव में लोग खड़े होते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, उससे व्यवस्था में कोई परिवर्तन होता दिख नहीं रहा है। और ये बिहार के जो भी समझदार राजनीतिज्ञ हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है कि वो कैसे इस बिहार राज्य को बीमार राज्य से ऊपर उठाकर एक स्वस्थ राज्य बनाए। आज जब भी बिहार का नाम देश के अन्य हिस्सों में लिया जाता है तो यही कहा जाता है कि यह सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। बिहार के लोग तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तक मजदूरी करने या छोटे छोटे काम करने जाते हैं, और बाद में अपनी जाति, अपने धर्म, उसको देखकर वोट देने भी जाते हैं, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। तो कहने का मतलब ये कि ये बड़ा पेचीदा मामला है, और बिहार के लोग जो है
जब तक एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था नहीं बनाते, तब तक उनके लिए इस तरह के चुनावों का कोई अर्थ नहीं है। अब चाहे कांग्रेस आरजेडी आ जाए या बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड आ जाए, जब तक राज्य की जनता ये तय नहीं करती कि भ्रष्टाचार और शिक्षा में जो बुराइयां हैं उसको दूर नहीं किया जाता, तब तक यह राज्य ऐसे ही पिछड़ा रहेगा और 32,000 पर अटका रहेगा। और सबसे बड़ा ये है कि जब तक शिक्षा में लोगों का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, यानी बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है जो चौपट हो चुकी है, वो जब तक नहीं सुधरेगा तब तक वहाँ के बच्चे अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और जब बच्चे अच्छी नहीं पढ़ाई करेंगे तो देश के अन्य हिस्सों में उन्हें छोटी मोटी नौकरियों के अलावा कोई भी काम मिलना बहुत मुश्किल है। ज़माना बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है और टेक्निकल हो गया है, तमाम तरह की टेक्निकल कोर्सेस हैं। और अभी भी जब हम सुनते हैं कि बिहार में पर्चे लीक हुए, पेपर लीक हुआ, तो सुनकर बड़ा दुख होता है। और यह मान लीजिए कि जैसे एक शरीर होता है, शरीर का जब कोई एक अंग कमज़ोर होता है या उसमें कोई खराबी आ जाती है या उसमें कोई चोट आ जाती है या कोई उसमें बीमारी होती है, तो उससे सिर्फ उस अंग को ही तकलीफ़ नहीं होती बल्कि पूरे शरीर को तकलीफ़ होती है। तो वही मुद्दा बिहार के साथ भी है। बिहार में जब गरीबी, बेरोज़गारी है तो उसका असर सभी पे पड़ता है, पूरे पे पड़ता है। अन्य राज्यों पर उसका दबाव पड़ता है क्योंकि वहाँ से जो लोग स्थलांतरित होते हैं उसका दबाव पड़ता है और बजट का जो बड़ा हिस्सा है वो बिहार को देना पड़ता है ताकि बिहार संभला रहे। तो जाहिर है कि बिहार को मिलने वाले हिस्से में देश के अन्य जो हिस्से हैं, अन्य राज्य हैं, उनकी कमाई का भी कुछ हिस्सा बिहार को अलॉटमेंट के रूप में दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये सिर्फ एक राज्य का मसला नहीं है। बिहार को संभालने के लिए पूरे देश से हर तरह से जो कहते हैं जो पैसे का जो अलॉटमेंट होता है या आवंटन होता है वो होता है। तो उसके लिए ये कह सकते हैं कि बिहार नहीं सुधरेगा तो देश में विकास की जो गति है वो धीमी रहेगी। कोई भी एक अंग अगर कमज़ोर रहेगा तो बाकी अंगों पर भी उसका बुरा असर पड़ना ही पड़ना है। तो यह हमारे देश के लिए, देश के अन्य राज्यों के लिए यह अच्छा होगा कि बिहार प्रगति करे, बिहार में अच्छा माहौल हो। और सबसे बड़ा ये है कि कानून और व्यवस्था हो। लूट मार जो होती है और शाम को चाहे बच्चे हों चाहे महिलाएं हों, और छोटे छोटे शहरों में भी बहुत शांतिपूर्वक अगर चल पाएँ सड़क पर और बिना किसी डर के लोग रह पाएँ, ये एक बहुत बड़ी पूंजी होती है। जब तक यह विश्वास पैदा नहीं होगा तब तक बिहार में कोई भी उद्योग अपना पैसा लगाने से पीछे हटेगा। देश के कुछ हिस्से बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। महाराष्ट्र बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, कर्नाटक बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, केरल, तमिलनाडु, ये तमाम राज्य बहुत तरक्की कर रहे हैं क्योंकि वहाँ राजनीतिक व्यवस्था अपनी जगह है और उद्योग धंधे, व्यापार और शांति व्यवस्था अपनी जगह है। वहाँ जब भी बिजनेस या कोई उद्योग आता है तो उसे सारे राजनीतिक दल, चाहे सत्ता हो चाहे विरोधी हो, सब मिलकर उसका साथ देते हैं। और यह चीज़ हमें बिहार में सुनाई नहीं पड़ती और वहाँ लूट खसोट के लिए सारे राजनीतिक दल लगभग धावा बोल देते हैं। ऐसी हमने खबरें भी सुनी हैं और उसके पहले भी तमाम जो जंगल राज के किस्से हमने सुने हैं, उसे सुन के किसी भी उद्योगपति की हिम्मत नहीं होती कि वह वहाँ पर ज़मीन जाकर ले और वहाँ कोई फैक्ट्री कारखाना खोले। इसीलिए लोग महाराष्ट्र या कर्नाटक में आकर बड़ी शांतिपूर्वक यहाँ बिजनेस व्यवसाय करते हैं। यहाँ उस तरह की कोई जो कहते हैं ना कि अव्यवस्था नहीं है, यहाँ पर कामकाज का एक अलग माहौल है। तो बिहार के लोगों को अब यह सोचना है कि अगले 20 दिनों में उनकी किस्मत किस पार्टी के हाथ में होती है, यह दिख जाएगा।
लेकिन उन्हें अभी से यह सोच लेना होगा कि कौन उनकी भलाई के लिए काम करेगा, कौन उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करेगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरे इस YouTube वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इसी तरह नई जानकारियों के साथ आपके सामने उपस्थित हो सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।